नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी सदस्यता अभियान का आज 18वां दिन है। बहादुराबाद के खेड़ली गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने शिरकत की है। कल्पना सैनी ने लोगों को शपथ दिलाई है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सितंबर से शुरू किए गए सदस्यता अभियान का आज 18वां दिन है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बहादुराबाद के खेड़ली गांव में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और कई लोगों को बीजेपी सदस्यता की शपथ दिलाई है। बीजेपी सदस्यता लेने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। हमारा सदस्यता का अभियान 2 सितंबर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता लेने के साथ ही आरंभ हो गया था, जिसे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दिलाई थी। फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और फिर जिलों पर सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जैसे सांसद और हमारे मंत्रीगण कैबिनेट के और संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने सदस्यता दिलाई 19 के 19 जिलों में। जवालापुर विधानसभा का लक्ष्य हमारा जो मिला हुआ है उससे आगे हमें जाना है। सदस्यता अभियान के तहत आज हमारी बहन कल्पना सैनी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, आज उनके भी 3 जगह कार्यक्रम लगे हैं। खेलड़ी में लगा है और मानुवास में लगा और मजाहिदपुर सतीवाला में लगा। तीनों जगह सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम है और हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसे अब विंटर सेशन में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सीएम धामी ने खुशी व्यक्त की है। तो वहीं सीएम धामी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का स्वागत किया। सीएम धामी ने केंद्र के इन फैसलों को ऐतिहासिक बताया। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया। इस प्रस्ताव के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इस प्रस्ताव को रखकर लोकसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया है। सर्वाधिक जगह हमारी सरकारें हैं। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेली भाजपा की सरकार। हम चिंतित नहीं है, 1-2 राज्यों वाले क्यों चिंतित हो रहे हैं? आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्रपति को सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर विपक्षी नेताओं ने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पिछले दिनों हरिद्वार में हुई डकैती को लेकर पुलिस मुख्यालय देहरादून में पीसी करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी ने पुलिस पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। इसके बाद कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डीजीपी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सही हैं। किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। मैंने उनका बयान अभी किसी
पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो आपको बता दें कि राज्य में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ये भी कांग्रेस का बयान है जो कि लगातार सामने आ रहा है। लूटपाट, चोरी, हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। आपराधिक घटना में बीजेपी के नेता शामिल हैं, ये भी कांग्रेस कह रही है। दूसरी तरफ हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिन दहाड़े लूट के मामले में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घटना के चौथे लुटेरे को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की जानकारी एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। एसएसपी ने बताया, पकड़े गए लुटेरे के पास से चोरी का कई सामान जब्त किया गया है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहां पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा जो सूचनाएं बताई गई, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। बरसात के साथ ही अब संक्रामक रोगों में डेंगू का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। खाली पड़े जगहों में जमा पानी में डेंगू का लार्वा पनपने लगा है। लिहाजा हल्द्वानी नगर निगम ने डेंगू बीमारी न फैले इसके लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। एक ओर जहां स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने कई फॉगिंग वाहन अलग अलग जगहों के लिए एक साथ रवाना किए हैं। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जगह जगह लार्वा की चेकिंग करने के साथ ही एंटी लार्वा छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में फॉगिंग के लिए कई वाहनों को रवाना किया गया है जो लगातार संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग करते रहेंगे। बरसात हो कैफी रुक करके हो रही है, बार बार हो रही है, तो एक बार हम सोर्स रिडक्शन और डिडक्शन करते हैं, दोबारा से डेंगू की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नगर निगम द्वारा 3 नई डबल बैरल मशीनें खरीदी गई हैं। कुल हमारी क्षमता 6 हो गई है, 1 रिजर्व में रहेगी और हर 12 वार्ड पर 1 मशीन रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पूरे नगर निगम क्षेत्र को दोबारा से डेंगू के लिए खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उससे आच्छादित किया जाएगा। तो डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है। तो आपको बता दें कि बरसात के साथ डेंगू का खतरा बढ़ गया है। खाली पड़ी जगहों पे जो पानी जमा हो रहा है उसमें डेंगू का लार्वा पनपने लगा है। डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग अभियान की खैर शुरुआत कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम ने फॉगिंग अभियान की शुरुआत की है। देहरादून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में डेंगू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नगर निगम को 100 वार्डों में फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह जल जमाव से जो डेंगू की समस्या पैदा हो रही है उससे निपटने के लिए लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। डेंगू को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर अभियान चलाया जा रहा है। अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। सीएम धामी ने व्यवसायियों के लिए राहत राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी राहत राशि। 56,30,000 की अतिरिक्त मदद की मंजूरी मिली है। केदारनाथ में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 56,30,000 की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 9,08,00,000 की धनराशि स्वीकृत की थी, जिससे क्षेत्र में नुकसान का सामना कर रहे व्यवसायियों को सहायता दी जा सके। ये धनराशि विशेष रूप से लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुए लोगों के लिए निर्धारित की गई है। इस बीच सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, आज इतनी विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और जहां के बारे में कहा जाता है कि कण कण में देवों का वास है, हर एक स्थान पर जिधर जाइए उधर कोई न कोई देव स्थान दिखाई देता है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपका यह बसोली भी टाउन ऑफ टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है। यहां भी अनेक देवी देवताओं को समर्पित जो मंदिर हैं वो स्थापित हैं। मैं इस देवभूमि को, इस पावन भूमि को, यहां पर विराजमान सभी देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, यहां के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से बसोली के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुख समृद्धि का संचार हो। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में बसोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, हमारे साथी सहयोगी युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है, वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले हैं, कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो हैं जिन्होंने कहा, अभी अनेक अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहां की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहां की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहां क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहां लेकर आया हूं कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। और यह आह्वान करने आया हूं कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर ये सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। और एक एक आपका दिया हुआ वोट, ये जो दर्शन सिंह को मिलेगा, वो वोट सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, उनको शक्ति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश किस प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, किस प्रकार आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर
कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस दिशा में रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले का समय, जब भारत बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया। पिछले हफ्ते हुई बारिश से जिले के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। बेरीनाग के मनगढ़ गांव में खड़िया खनन की वजह से हुए भारी भूस्खलन से 7 मकान धराशायी यानी कि जमींदोज हो गए। इसके बाद कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आपदा प्रभावित गांव मनगढ़ पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। आपदाग्रस्त गांव और खड़िया खनन के भूस्खलन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया है और पीड़ितों को संभावित मदद का आश्वासन भी दिया है। चारों जिलों के अंदर मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं और सभी आपदा के क्षेत्र में मेरा जाने का अवसर, स्वयं जाने का मुझे अवसर मिला। मेरी बहुत सारी बैठकें मेरी दिल्ली में थी। मैंने माननीय मंत्री जी से, आदरणीय गडकरी जी से अनुमति मांग करके, चूँकि मेरा ये नेपाल, चाइना, तिब्बत का जो बॉर्डर रोड है, ये सारा रोड खोलने का काम और जहाँ जहाँ आपदा हुए, जहाँ लोग प्रभावित हुए, उन सब परिवारों से मिलने का काम किया है। चूँकि ये आपदा वास्तव में बहुत भारी संकट लेकर आती है और इस बार भी ये बहुत सारा संकट लेकर के आई है। बंद पड़ी सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त हो गए हैं। बारिश के बीच बंद पड़ी 307 सड़कें खुली हैं। सीएम धामी ने सड़कों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 25 सितंबर तक आपदा प्रबंधन को ये स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी है। बाकी सड़कों को खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है विभाग। मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज्यादा सड़कें बंद थी। मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने के जो सचिव हैं, आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विकासनगर में भारी भूस्खलन, आवाजाही बाधित हो गई है। सड़क पर मलबा गिरा है और दर्जनों गांवों से संपर्क टूट गया है। जी हां, मलबा हटाने में जुटी हुई है पीडब्ल्यूडी की टीम। पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। विकासनगर में भारी भूस्खलन की वजह से मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। दर्जनों गांवों से संपर्क टूट गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। देहरादून में डीएम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शराब की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंच गए डीएम। सेल्समैन ने ओवर रेट में शराब दी और उनका चालान काट दिया। देहरादून में डीएम सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी शराब की दुकान पर ग्राहक बनकर खुद पहुंच गए। आपको बता दें कि डीएम को ओवर रेटिंग में शराब मिल रही है, इसकी शिकायत बहुत दिनों से मिल रही थी। तो डीएम ने क्या किया, प्राइवेट गाड़ी से खुद ठेके पर पहुंचे और शराब खरीदने लगे। जब शराब उन्होंने खरीदने के लिए दुकानदार को कहा, सेल्समैन को कहा, तो डीएम को भी 20 से 40 रुपए ओवर रेट पर शराब की बोतल मिली। तो उन्होंने सीधे आबकारी विभाग के अधिकारी को बुलाया, फोन करके वहीं पर फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए दुकानदार का चालान काटा है और साथ में निर्देश दिए हैं कि रेट की लिस्ट लगाओ बाहर। एक्साइज
शॉप्स एसोसिएशन में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य रीजन्स हैं, रोड डिस्प्ले करना, CCTV कैमरा, स्टॉक डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उससे हमको बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पल्सर बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिडकुल हाईवे पर हुआ है, जहां पर बहादुराबाद की ओर जा रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर युवक सड़क पर गिर गया और ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, ट्रक को कब्जे में ले लिया, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी है। देहरादून में प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 24 सितंबर को प्रवर समिति की अगली बैठक होगी। पहली बैठक में कई रिपोर्ट्स मांगी गई। रिपोर्ट्स पर अगली बैठक में चर्चा होगी। गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूंकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को, यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो हरिद्वार के कनखल में हाथियों का एक झुंड देखा गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये झुंड जंगल से भटककर रिहायशी इलाकों में आ गया है। हालांकि हाथियों ने किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई है और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस जरूर लौट गए। वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई। हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं वो, ताकि आगे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर हाथी फिर से दिखे तो उन्हें परेशान न करें और तुरंत विभाग को सूचित करें। लक्सर में किसान के खेत में गुलदार घुस गया। गुलदार दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेत की घेराबंदी कर दी। वन विभाग ने जाल लगाकर फिलहाल गुलदार को पकड़ लिया। खबर लक्सर से। लक्सर और खानपुर गांव में एक गुलदार किसान के खेत में घुसा है। गुलदार को देखकर खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेत की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद जाल लगाकर गुलदार को पकड़ा गया है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।